नमस्कार। अगर आप मध्य प्रदेश राज्य पात्रता परीक्षा 2024 के लिए आप आवेदन करना चाहते हैं, तो सबसे पहले क्या है कि इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है mponline.gov.in। ठीक है, यहाँ से आप जाएंगे तो MPPSC का जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ पर सबसे ऊपर दिखेगा मध्य प्रदेश राज्य पात्रता परीक्षा 2024। यहाँ पर जा करके आप अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं। देखिए क्या है कि इसका स्टार्ट डेट है 21 मार्च 2024, एंड डेट दिया गया है 20 अप्रैल 2024। ठीक, तो आपको एप्लीकेशन फॉर्म भरने के लिए इस पर जो एक्शन पर यहाँ नीचे दिख रहा है, यहाँ पर मैं कर्सर किया हूँ, इस पर जा करके आपको क्लिक करना है, क्लिक हियर जो दिख रहा है। ठीक, इसके बाद क्या करेंगे आप, क्लिक हियर पर करने के बाद यहाँ मैं घोषणा करता हूँ कि मैं विज्ञापन में दी गई समस्त जानकारियाँ एवं शर्तें अच्छी तरह से पढ़ ली है, और मैं यह वचन देता हूँ या देती हूँ कि इसका पालन करूँगा या करूँगी। इसके बाद आवश्यक दिशा निर्देश दिया गया है जिसे आपको पढ़ना है आसानी से। ठीक है, इसको बढ़िया से पढ़ लीजिएगा। इसके बाद यहाँ पर कुछ एक्स्ट्रा जानकारी आवश्यक अनुदेश दिया गया है कि स्कैनिंग हेतु पासपोर्ट साइज की नवीनतम कलर फोटो आपको डालना है। ठीक है ना, इसका प्रयोग करना है। इसके फ़ोटो खिंचवाते समय आपके रिलैक्स की स्थिति में सीधे कैमरे में देखें। आवेदन के साथ संलग्न फोटो एवं हस्ताक्षर स्पष्ट होना चाहिए। ठीक, इसके बाद यह सुनिश्चित करना कि फ़ोटो का बैकग्राउंड हल्के रंग एवं आदर्श रूप का सफ़ेद होना चाहिए। इसके बाद क्या करेंगे, एक्सेप्ट करके आगे बढ़ेंगे। लेकिन यहाँ पर दे रहा है कि कृपया विज्ञापन नंबर पर लिंक पर क्लिक करें तथा विज्ञापन में दी गई समस्त जानकारियों को अच्छी तरीके से शर्तों को पढ़ लें। ठीक है, क्योंकि मैं इस पर क्लिक नहीं किया था। ठीक है, तो मैं इस पर क्लिक करूँगा। ये देखिए इसकी वो जो विज्ञापन है वो खुल गया। विज्ञापन आप एक बार पढ़ लीजिएगा पूरा। ठीक है, उसके बाद ही इसका आवेदन करिएगा। विज्ञापन की मैं पूरी डिटेल वीडियो अभी मैं अपलोड कर दूँगा, जो कि इसके आप को इसका लिंक प्रोवाइड करा दूँगा। यहाँ पर आई एक्सेप्ट पर मैं आगे क्लिक करता हूँ। तो आई एक्सेप्ट पर क्लिक करने के बाद ये देख रहे हैं कि यहाँ पर ऑप्शन मिल रहा है आपको राज्य पात्रता परीक्षा के लिए विषय का विवरण। जो भी आप सब्जेक्ट से हैं तो इसमें बहुत सारे सब्जेक्ट जो दिए गए हैं, अब देख लीजिए कि यहाँ पर दिया है केमिकल साइंस, यहाँ दिया है, फिर कॉमर्स, फिर इकोनॉमिक, इंग्लिश, जियोग्राफी, हिंदी, हिस्ट्री, होम साइंस, लॉ, लाइब्रेरियन, इंफॉर्मेशन साइंस, लाइफ साइंस, मैथमेटिक्स साइंस, फिलोसॉफी, जो फिजिकल साइंस और फिजिकल एजुकेशन, पॉलिटिकल साइंस, साइकोलॉजी, संस्कृत, साइकोलॉजी, योगा, इन सब में से जिसमें आप MA किए होंगे या जिससे आप राज्य पात्रता परीक्षा हेतु इच्छुक विषय आप समझते हैं तो आप उसको क्लिक करेंगे। जैसे मैं हिंदी से कर रहा हूँ। ठीक है, इसके बाद स्नातकोत्तर का विषय, क्योंकि आप जहाँ से जिससे आप MA की मतलब मास्टर की डिग्री प्राप्त किए होंगे वही आपको भरना है। तो इसमें हिंदी से 2 में ऑप्शन मिल रहा है मुझे, हिंदी और लैंग्विस्टिक। तो मैं हिंदी किया हूँ तो सामान्य हिंदी में डाल देता हूँ। इसके बाद ऑप्शन है, क्या अभ्यर्थी ने आवेदन तिथि से पूर्व UGC नेट एवं CSIR नेट मध्य प्रदेश सेट पात्रता परीक्षा संबंधी विषय के प्रमाण पत्र प्राप्त कर लिया है? यदि हाँ तो यस करेंगे। अगर ठीक है तो यहाँ पर ऑप्शन में क्या मिल रहा है कि जिन अभ्यर्थियों ने विगत वर्षों में UGC नेट या CSIR के विषय के प्रमाण पत्र प्राप्त कर लिए हैं वे पुनः उसी विषय में मध्य प्रदेश पात्रता परीक्षा 2024 हेतु आवेदन न करें। ठीक ना, उसी विषय में आप नहीं करेंगे। अब पाए जाने पर आपका दंडात्मक कार्यवाही 5 वर्ष तक मतलब आयोग द्वारा आयोजित की जाने वाली परीक्षा में बैठने से वंचित किया जाएगा। ठीक है, यहाँ पर मैं इसको कर देता हूँ। लेकिन मैं क्या है कि मैं अभी नहीं किया हूँ इसलिए नो, ये तो मैं आपको दिखाने के लिए एस किया था, मैं नहीं किया हूँ इसलिए नो पर करूँगा। ठीक है, इसके बाद क्या है कि न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता का विवरण आपको डालना है। यहाँ पर क्या है कि अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए अर्हता का चुनाव करना है आपको। क्या अभ्यर्थी संबंधित विषय में स्नातक के परीक्षा आपने उत्तीर्ण कर ली है? अगर कर ली है तो आप स्नातकोत्तर मतलब आप जैसे मास्टर डिग्री कंप्लीट कर चुके हैं तो इस पर क्लिक करेंगे। अगर आप अभी उसमें अध्ययन कर रहे हैं और परिणाम आपका नहीं आया हुआ है तो आप इस पर क्लिक करेंगे। ठीक है, तो मेरा परिणाम आ चुका है, मैं इस पर क्लिक करूँगा। इसके बाद क्या अभ्यर्थी PhD की उपाधि धारण की है? अगर हाँ करते हैं तो यहाँ पर आपको सब डालना पड़ेगा। अगर जैसे मैं हाँ करके आपको दिखाता हूँ, हाँ करूँगा तो ये ऑप्शन है। तो पूछ रहा है कि क्या स्नातकोत्तर की परीक्षा इससे पहले आप पूर्ण कर चुके हैं? यस करिए। अगर आप प्राप्त कर चुके नहीं किए हैं तो नो करिए। ठीक है, लेकिन मैं अभी PhD उपाधि नहीं धारण किया हूँ इसलिए नो करूँगा। तो ये ऑटोमेटिक यहाँ पर मैं कुछ नहीं कर सकता।
ठीक, इसके बाद व्यक्तिगत विवरण यहाँ पर दिया गया, हाई स्कूल एवं अंक सूची का नाम इसमें आपको दर्ज करना है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर अपना नाम डालूंगा, यहाँ पर आपका मध्य नेम डालूंगा जो बीच का नाम है। यहाँ पर आपका सरनेम जो है, अगर जैसे देखिए क्या होता है, किसी का सिर्फ एक नाम रहता है तो उसी भर को डालें। जिसका दो नाम हो, जैसे मान लीजिए कि कुछ कुमार लगा हुआ है तो यहाँ पर आप डालिए, या प्रसाद लगा हुआ तो यहाँ डालिए। जो यहाँ पर सरनेम होता है अंतिम नाम, इस पर डालिए, लिंग का अपने चयन करिए। ठीक है, यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ आप डालिए, या डेट ऑफ बर्थ करेंगे तो इसके आयु ऑटोमेटिक कैलकुलेट करके आ जाएगी। पिता का नाम डालिए और माता का नाम डालिए। विवाह से संबंधित विवरण है, क्या आप विवाहित हैं, अगर है तो यस करिए, अगर नहीं है तो नो करिए। देखिए यस जैसे किया तो जीवित बच्चों की संख्या सेलेक्ट करने के लिए आ गया, जितने बच्चे हैं तो उसको करिए। ठीक है, जैसे मान लीजिए मैं कर दिया 6, जिसका भी हो। पत्नी का नाम भी आपको डालना पड़ेगा, बच्चे के अंतिम बच्चे की जन्म तिथि डालना पड़ेगा, क्या बच्चे जुड़वा हैं, ये करिए, यस है तो यस करिए। तो यहाँ पर और जानकारी आपको देना पड़ेगा, अगर नहीं है तो नो करिए। ठीक है, अब देखिए लेकिन क्या है कि जिनको मान लीजिए जिनके बच्चे नहीं हैं तो यहाँ पर तो ऑटोमेटिक नहीं भरा जाएगा, तो जुड़वा बच्चे होंगे नहीं। यहाँ पर क्या अभ्यर्थी की तलाकशुदा परित्यक्त महिला है, ये इसमें भी आप सेलेक्ट नहीं कर पाएंगे। लेकिन अभ्यर्थी क्या विवाहित है, अगर मान लीजिए नहीं है, तब क्या होगा, इन सब में से कुछ भी आप नहीं भर पाएंगे। ठीक है, आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ नो पर आपको क्लिक कर देना है। मूल सूचना का विवरण है कि अभ्यर्थी मूल निवासी मध्य प्रदेश का है, अगर है तो एस करेगा। ठीक है, तो आप किस श्रेणी से आते हैं, आपको श्रेणी यहाँ डालना है। EWS है तो मैं EWS डालूंगा। ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन में आएगा कि अगर नहीं है तो आप तो ऑटोमेटिक अनरिजर्व में आएंगे, यानी सामान्य में आएंगे। तो मैं एस में डालता हूँ, मेरी श्रेणी लगती है EWS तो मैं EWS डालूंगा। इसके बाद क्या है, यहाँ पर क्रीमी लेयर में आते हैं, इन सबको आपको डालना नहीं है, कुछ नहीं करना है। अब यहाँ पर EWS के जारीकर्ता या जारीकर्ता का पदनाम आपको यहाँ पर डालना है। तो आप जारीकर्ता का पदनाम यहाँ पर डालेंगे, यहाँ पर उसका प्रमाण पत्र क्रमांक आपको डालना है। ठीक है, अगर आप अनरिजर्व से करते हैं तो आपको ऐसी कुछ भी भरने के लिए बाध्यता नहीं है, यानी आप उसको नहीं भरेंगे। ठीक है, तो जैसे आपका जो होगा, जो पदनाम होगा तो आप उसको डालेंगे, उसका क्रमांक डालेंगे, उसका डेट जो रहता है आपको जो प्रमाण पत्र रहता है उसमें मिलेगा, तो आप डाल लीजिए। चाहे जिस भी आप कैटेगरी से आते हो तो आपके जो प्रमाण पत्र होंगे उसको आप डालेंगे। ठीक है, अब इसके बाद क्या है, दिव्यांगता का विवरण। दिव्यांगता का विवरण के बारे में है कि आप 40% या अधिक अस्थायी रूप से दिव्यांग हैं, अगर हैं तो एस करिए, अगर यस करते हैं तो आपको और जानकारी भरना पड़ेगा, अगर नो कर देते हैं तो आपको जानकारी ये सब नहीं भरना है। ठीक है, इसके बाद में दिव्यांगता का प्रमाण पत्र, तो क्योंकि आपके पास अब तो दिव्यांग है नहीं तो इसको भरेंगे नहीं। ठीक है, इसके बाद क्या कर, अन्य विवरण आपको डालना है। अन्य विवरण में क्या अभ्यर्थी कभी सेवा से पृथक या दंड किया गया है, अगर आपके को कभी पृथक किया गया हो परीक्षा से, यस करिए, अगर नहीं किए गए हैं तो नो करिए। ठीक है, अगर नो करते हैं तो ये आपराधिक विवरण लंबित है, अगर यस है तो आप यस करिए, अगर नो है तो नो करिए। ठीक है, जो भी आपका इसमें से है तो उसको, क्या अभ्यर्थी आयोग से किसी परीक्षा या था चयन से वर्जित है, अगर यस है तो देखिए, अगर मैं यस किया तो क्या है कि आवेदन करने के लिए आप पात्र नहीं है। अधिक जानकारी के लिए कृपया विज्ञापन की शर्तों को पढ़ें। ठीक है, तो अब इस पर आप नहीं जा पाएंगे, लेकिन अगर आप नो करेंगे तभी इसका फॉर्म आगे बढ़ सकते हैं। परीक्षा केंद्र का आपको ऑप्शन के लिए सेलेक्ट करने के लिए ये इतने ऑप्शन मिलते हैं, जैसे भोपाल हो गया, ग्वालियर, इंदौर, जबलपुर, खरगोन, नर्मदापुरम, रतलाम, रीवा, सागर, सतना, शहडोल, उज्जैन, ये इतने आपको ऑप्शन मिलेंगे। ठीक है ना, परीक्षा का। तो मैं मान लीजिए जैसे रीवा सेलेक्ट कर लिया। सेकंड क्या है कि परीक्षा केंद्र का द्वितीय विकल्प आपको मिलेगा। द्वितीय विकल्प आप रीवा जब सेलेक्ट कर लिया है तो अब फिर से रीवा सेलेक्ट आप नहीं कर सकते। ठीक है, क्योंकि 2 हो गया, इसलिए आपको यहाँ से सेलेक्ट करना पड़ेगा दूसरा ही। ठीक है, तो मैं कर लेता हूँ रीवा के बाद कर लेता हूँ सतना। फिर तीसरा नंबर आ गया तो मैं कर लेता हूँ इंदौर। फिर चौथा, सॉरी, यहाँ भोपाल में डाल लेता हूँ क्योंकि नज़दीक पड़ेगा, या जबलपुर में डाल लेता हूँ। फिर अब उसके हिसाब से अपने अपने जो आपको नज़दीक पड़े उसको आप डालिए अपने सुविधा के अनुसार। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर आपको क्या करना है, उत्तीर्ण पर 10वीं का यहाँ पर उत्तीर्ण परीक्षा का नाम आपने क्या किया, जैसे MP बोर्ड किए होंगे तो MP बोर्ड डालिए। ठीक है, अगर जो भी होगा तो आप उत्तीर्ण परीक्षा का नाम यहाँ डालना है। तो यहाँ पर आप 10th भी डाल सकते हैं, 10वीं डालेंगे, हाई स्कूल डालेंगे, इंटरमीडिएट डालेंगे, स्नातक डालेंगे। स्नातक के इसमें PCM या PCB जो भी होगा, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो जो भी किए हैं आप, मतलब BA, BSc, BCom जो भी किए हैं तो उसको आप डालिए। ठीक है, इसके बाद स्नातकोत्तर आप जैसे किए हैं जिससे, तो उसको डालिए। इसके बाद जो विषय हैं तो विषय में आप डालेंगे यहाँ पर PCM ये सब। ठीक है, तो इसको आप डालिए। इस सब को बढ़िया से भरने के बाद अब इस पर अगर आपका
ग्रेड हो, जैसे जो भी हो, CGPA परसेंटेज हो या फिर ग्रेड हो, तो आप उसके अपनी सुविधा के अनुसार आप उसको डालिए जो आप में एलिजिबल हो, जो आप में लागू हो आपके रिजल्ट में। ठीक है, वर्तमान पते के बारे में है तो आप राज्य अपना सेलेक्ट करिए, जिस भी आप राज्य से हैं। अगर आप मध्य प्रदेश के निवासी हैं तो मध्य प्रदेश डालिए, जहाँ से भी हैं तो आप उसको डालिए जो भी है। ठीक है, कहीं से कुछ भी जो भी हो तो आप उसको यहाँ पर पूरा डालेंगे। अगर सेम होगा तो आप इस पर क्लिक करेंगे, अगर सेम नहीं होगा तो आप इस पर क्लिक नहीं करेंगे, यहाँ भी आपको मैन्युअली भरना है। इसके बाद क्या है, अभ्यर्थी का फोटो, यहाँ पर आप जो अपना फॉर्म भरते हैं तो उसमें क्या करना है, इसको क्लिक करेंगे, 20 से 100 KB के बीच आपका फ़ोटो होना चाहिए। फ़ोटो JPG फाइल में ही स्कैन होना चाहिए। आप इस पर क्लिक करके वहाँ से अपना जो डॉक्यूमेंट है वहाँ से जा करके इसको भर सकते हैं। ऐसे ही आपको हस्ताक्षर जो है वो भी JPG फाइल में 10 से 100 KB के बीच होनी चाहिए आपकी, और इसको आपने कर लेना है। इसके बाद क्या है, जैसे मान लीजिए आप यहाँ पर कर लिए, अपलोड कर लिए, तो इसके बाद अभ्यर्थी ने फोटो को उचित स्थान पर संलग्न किया है, आपको फोटो दिखाई देगा, उस पर आप अगर सही स्थान पर होगा तो इस पर टिक करेंगे। ऐसे ही आपको इस पर भी टिक कर लेना है। फिर इसके बाद यहाँ पर आपको मोबाइल नंबर देना है, यहाँ पर ईमेल एड्रेस देना है। फिर आप जब इतना सब कुछ कर लेंगे तो ऑटोमेटिक ऊपर से जो घोषणा पत्र है, तो इसमें अब मैं आपका नाम रहेगा, पुत्र मतलब आपके पिता का नाम रहेगा, उम्र रहेगा, आपका निवासी रहेगा, जिला रहेगा, प्रदेश। घोषणा करता हूँ कि मैंने इसका वचन वचन हर चीज़ दिया गया है जो इसको है। इसके बाद आपको इस पर टिक करके वेरिफिकेशन कोड डाल करके नेक्स्ट कर देना है। ठीक है, तो इतना करना है। अब चलिए मैं इन सबको अपना कर लेता हूँ, फिर आपको आगे दिखाता हूँ कि आगे इसके बाद क्या करना होता है। देखिए, एक चीज़ और मैं आपको यहाँ बताना चाह रहा हूँ, इसको आप जो है अपने अंक सूची के हिसाब से देख लीजिएगा कि वहाँ पर आपके अंक सूची में जो उत्तीर्ण परीक्षा का नाम रहता है उसको ही डालना है। और यहाँ पर जैसे देखिए, मैं अगर ग्रेड को सेलेक्ट करता हूँ तो यहाँ पर पूर्णांक प्राप्तांक नहीं है, यानी ग्रेड में आपको पूर्णांक प्राप्तांक नहीं मिलेगा। अगर आपके अंक सूची में प्राप्तांक और पूर्णांक दिया गया है तो आप डिवीजन को ही सेलेक्ट करिए, क्योंकि आप इसको डालेंगे और इसके बाद ही आपका वहाँ क्लियर होगा। ठीक है, उसको उसमें आप ग्रेड नहीं डालेंगे, जिसका ग्रेड होगा तो उसमें पूर्णांक और प्राप्तांक नहीं रहता। ठीक है, तो आप इस तरीके से करिएगा। अच्छा, एक प्रश्न और रहता है कि मैं यहाँ विषय में क्या डालूँ, तो विषय में आप ऑल डाल दीजिएगा, क्योंकि आप यहाँ पर सारे विषय का नाम नहीं डाल सकते। लेकिन आप जैसे यहाँ पर इंटरमीडिएट में है तो इंटरमीडिएट में आप डाल लीजिएगा जो भी है, जैसे फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ वाले PCM डालेंगे, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो वाला PCB डालेंगे। ठीक है, जो भी जिसका रहेगा तो आप उसको इसमें डालेंगे। ठीक है, और पूर्णांक में अपने हिसाब से जो आपका आया होगा तो उसको डालेंगे। मैं इसको एक एक करके आपको एक बार दिखा दूंगा। ठीक है, और एक प्रश्न आपका ये भी हो सकता है कि यहाँ प्रमाण पत्र में आप अंकित रोल नंबर डालें या फिर क्या डालें, तो आप चाहे दो में से कोई एक ही डालना है, या नामांकन क्रमांक आप डालिए या फिर अंकित रोल नंबर ही आप डालिए। ठीक है, दो में से कोई एक ही आपको डालना रहेगा। जब आप उधर सब कुछ कंप्लीट कर लेंगे फिर नेक्स्ट प्रोसीड पर आगे करेंगे। उसके बाद आपको थोड़ा सा यहाँ पर इतना बड़ा पॉपअप खुल के आता है, इतना छोटा सा, वहाँ पर आपको पूरा डिटेल रहता है, आप उसको देख लीजिएगा। फिर वहाँ से अगर आपका कुछ त्रुटि होगा, उसमें आपका नाम रहता है, आपके फादर का नेम, आपकी मदर का नेम और डेट ऑफ बर्थ है, मोबाइल नंबर, ये सब रहता है। अगर कुछ गड़बड़ है तो वहाँ से आप कैंसिल करके मतलब कैंसिल कर देंगे तो फिर जाकर वहाँ से सुधार कर सकते हैं। अगर नेक्स्ट करके आगे बढ़ते हैं तो फिर ये डायरेक्ट पेज खुल जाएगा, मतलब उसी का नेक्स्ट आगे वाला। इस फीस के लिए, फीस पेमेंट के लिए है, इसमें सामने जो आप देखिए राज्य पात्रता परीक्षा एवं ऐच्छिक विषय यहाँ पर दिया गया है। नीचे पूरी आपकी जानकारी जो आपने भरा हुआ है, व्यक्तिगत विवरण और नाम दर्ज, ये सब पूरा वहाँ पर दिखाई देगा। ठीक है, इसके बाद लास्ट में क्या दिखाई देता है, इसके बाद जो जो आपने विवरण भरा होगा, अन्य विवरण में, परीक्षा केंद्र विवरण में, शैक्षणिक योग्यता में, ठीक है, जो जो आपने विवरण भरा होगा वो सारा डिटेल यहाँ पर रहेगा। आप इसको एक बार देख करके इसके बाद प्रोसीड टू पेमेंट करिएगा। अब देखिए, जैसे उसको करने के बाद आपका लास्ट में आता है प्रोसीड टू पेमेंट में, यहाँ पर प्रोसीड टू पेमेंट आएगा। यहाँ पर आवेदन शुल्क 250 रुपये, पोर्टल शुल्क 40 रुपये और भुगतान शुल्क पूरा मिला करके 290 रुपये अनपेड यहाँ पर दिखा रहा है, क्योंकि मैंने अभी फीस नहीं भरा हुआ। ये क्यों आया है, सबका फीस चार्ज अलग अलग है। मतलब जो मध्य प्रदेश में आरक्षण में आते हैं उनका 250 रुपये है, और जो आरक्षण में नहीं है आते, जो सामान्य में आते हैं, माफ़ करिएगा, उनका 500 रुपये होता है। ठीक है, इसके बाद प्रोसीड टू पेमेंट करके आप आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर देखिए एप्लीकेशन पेमेंट इज नॉट डन। जब तक आप एप्लीकेशन पेमेंट नहीं करेंगे तब तक आपका जो
फॉर्म है वो फुल नहीं माना जाएगा कि आप फॉर्म कंप्लीट कर दें। इसलिए आप पेमेंट करने के बाद ही, आप पेमेंट के लिए क्या करना होगा, इस पर आपको क्लिक करना है। मैं इसको करके आपको दिखाता हूँ। देखिए, जब वहाँ पर आप उस पर प्रोसेस टू पेमेंट करेंगे तो MP ऑनलाइन पेमेंट ऑप्शन का आपको यहाँ पर दिखाई देगा। भुगतान पुनः सत्यापन लिंक के लिए आपको इस पर क्लिक करना है। इन सब में कहीं नहीं जाना है। आपको क्या करना है, नेट बैंकिंग का ऑप्शन ये सब दिख रहा है, चाहे आप नेट बैंकिंग से करें या डेबिट कार्ड से करें या UPI। अगर मैं मान लीजिए UPI से करता हूँ तो UPI, आप ये 2 ऑप्शन दिख रहा है, तो इनमें से कोई एक भी ऑप्शन आप सेलेक्ट करके UPI से सबसे बढ़िया है, UPI से आप कर लीजिए, ठीक है। तो मैं UPI से करूँगा। यहाँ पर देखिए मैं क्या करता हूँ इसमें। अब देखिए, नेट बैंकिंग में ये आपको इतने ऑप्शन मिलेंगे कि आप इन बैंकों के माध्यम से आप नेट बैंकिंग कर सकते हैं, या फिर जो बैंक है वहाँ से करके मैं पेमेंट फॉर इतने रुपए का आप करेंगे, ठीक है। मैं UPI से करूँगा, इसलिए अब मैं आपको UPI वाला दिखा रहा हूँ। अभी आप दिखा देखिए, UPI में भी 2 ऑप्शन मिलेगा। एक भीम UPI का, इसमें QR स्कैनर होगा, और दूसरा UPI रहता है, UPI ID आपको डालना रहता है। तो भीम UPI में मैं फॉर पेमेंट मैं करूँगा यहाँ पर, जैसे आपको करके मैं दिखा। फिर आपको इस तरीके से कोड दिखेगा। इस कोड में आपको डालना रहेगा, ठीक है। तो आप इसको अपने मोबाइल से स्कैन करके आप पेमेंट कर दीजिएगा। इसका जो टाइमिंग दिया गया है, इसके बाद एक्सपायर हो जाता है, ठीक है। आप इसके बाद इसका पेमेंट नहीं कर सकते। तो इस तरीके से करेंगे। और जो आप वहाँ पर ऑप्शन में दिख रहा था कि UPI ID वाला, तो UPI ID डाल करके आपके मोबाइल नंबर जो भी आप UPI ID डालेंगे जिसका, तो वहाँ पर हो जाएगा। तो वो वहाँ से UPI अपने मोबाइल नंबर से, या जहाँ से UPI मोबाइल से अगर चलाते हैं तो मोबाइल से उसको आगे कर देंगे। और यहाँ से इसको पेमेंट करने के बाद आप अपना प्रिंट आउट ले लीजिए, ठीक है। धन्यवाद। आशा करता हूँ कि आप सभी को वीडियो अच्छी लगी होगी। और वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लोग चैनल को लाइक, मतलब वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। ये और कमेंट कर बता सकते हैं कि आपको वीडियो कैसी लगी, और अगर आपका कुछ सुझाव है तो इसको भी बताना न भूलें। धन्यवाद।